माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता में इनकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है। चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि अब की आएंगे पता चल जाएगा, अब की हार जाएंगे। अरे इसका इंतजार ही ना करो। जिस दिन राम और राफ्ट की बात आएगी उस दिन विधायकी को लात मार दूंगा और राम और राफ्ट के साथ खड़ा हो जाऊंगा। इन दिनों बीएसपी प्रमुख और चंद्रशेखर रावण के बीच में बड़ी काफी तल्ख टिप्पणियां एक दूसरे को देखने को मिली। तो क्या लगता है कि दलित वोटरों को साधने का प्रयास या पर एक दूसरे की लड़ाई ये जमीन पर आ रही है? हमारी एक दलित समाज की माता ने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी और हम उससे अपने को अलग कर सकते हैं, हम उसको सम्मान नहीं देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? हालांकि आस्था का विषय है कुंभ, लेकिन कुंभ की भगदड़ को लेकर के सियासत तेज है। जिस तरीके से वार प्रतिवार चल रहा है उसमें पर्सनल राकेश प्रताप सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? सिद्ध नहीं कर पाया, केवल झूठ बोलता रहा, उसकी पोल खुलेगी और फिर विपक्ष में बैठा रह जाएगा। वो जितना तीनों विधानसभा में मिला के गया है उसका 3 गुना मेरी विधानसभा में अकेले काम गया है। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रताप सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। हर बार की तरीके इस बार भी हमारे साथ अतिथि के तौर पर गौरीगंज अमेठी से चर्चित विधायक, और चर्चित मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी चर्चा पूरे देश में हुई जब इन्होंने थोड़ा सा करवट बदली। जी हाँ, सही पहचान रहे हैं, गौरीगंज अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपको और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार राकेश जी। धन्यवाद सर, जब आपने थोड़ा सा करवट बदली तो बड़ी चर्चाएं रही, आखिरकार ऐसा क्या रहा कि ये चर्चा बड़ी तेज सियासी गलियारों में बनी? देखिए, चर्चा में अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना चाहिए, और चर्चा में गौरीगंज या अमेठी मेरी वजह से नहीं रहा है। वो कई दशक से चर्चा में अमेठी और गौरीगंज रहा है। गौरीगंज चर्चा में तब आया जब 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ जीता। चर्चा में तब आया जब एक दुर्घटना हुई। चर्चा तब में आया जब वहाँ एक थाना कांड हुआ। चर्चा में तब आया जब हजरतगंज चौराहे पर साधारण विधायक होते हुए 11 दिन तक सड़कों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अनशन और आंदोलन करता रहा। तो चर्चा से कभी बाहर नहीं रहा है अमेठी गौरीगंज। ये अलग बात है कि कब उस चर्चा का किसके लिए कितना महत्व था और कौन कितना कब उसका संज्ञान ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से उस समय फैसले हुए, उस फैसले के बाद अब क्या माना जाए कि भविष्य की सियासत में राकेश जी को किधर देखा जाएगा? देखिए, भविष्य पे कोई चर्चा नहीं करूंगा संजय जी। आप मुझसे वर्तमान और भूत पे चर्चा कर सकते हैं, भविष्य कोई नहीं देखा है। आज आप एक चैनल के साथ मुझसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल हो सकता है दूसरे चैनल के साथ, और याद करिए तो 2-3 महीने पहले आप दूसरे चैनल के साथ मुझसे वार्ता करते रहे हैं। तो ना भविष्य आपका तय है ना भविष्य किसी का तय है। भविष्य की चर्चा ना करें तभी ठीक है। वर्तमान ये है कि वर्तमान में मैं गौरीगंज का विधायक हूँ और गौरीगंज की जनता के लिए, गौरीगंज के विकास के लिए, गौरीगंज में अमन चैन के लिए, गौरीगंज में सुख शांति के लिए जो भी करना पड़ेगा उसको करता रहूँगा। तो गौरीगंज से जो वादे आपने विधानसभा चुनाव में किए थे, जो आपके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट रहे होंगे, उनमें कितना हम लोग सफल हो पा रहे हैं? पहले तो पता नहीं आप मेरे क्षेत्र के विषय में संजय जी कितना जानते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल, आप अगर मुझे कुछ भाषण उठाएंगे तो मैं कोई विकास का वादा नहीं करता अपने क्षेत्र में। और विकास होता है परिस्थितियों के अनुकूल, विकास होता है मंत्रियों के रिश्तों और संबंधों के अनुसार, विकास होता है आपके रिश्ते पे कितना कौन खरा उतरता हुआ आप पे भरोसा करते हुए आपकी बात मान के आपके क्षेत्र में विकास देता है। जो मैं वादा करता हूं जनता से, उस पे मैं 100% खरा उतरा हूं। जब 2012 से लेके 3 चुनाव लड़ा और उसके पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ा, नगर पालिका का, इस तरह से कई चुनाव 28-30 चुनाव लड़ चुका हूँ भगवान की कृपा से। और गौरीगंज अमेठी के पूजनीय हमारे जो भाग्य विधाता हैं उनकी कृपा से लगातार सम्मान देते रहे हैं। तो सिर्फ एक वादा करता हूं कि आपके दुख सुख का सहभागी रहूंगा। आप दुखी होंगे तो मेरा चेहरा दुखी आपको नज़र आएगा, और आप खुश होंगे तो मेरा चेहरा आपके साथ मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। हमेशा आपके मेरे विधायक के दरवाजे पर
या राकेश सिंह के दरवाजे पर किसी को चल के आने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत हो एक फ़ोन करिएगा, विधायक आपका आपके दरवाजे पर होगा। इसको 100% शत प्रतिशत इसका अनुपालन कर रहा हूं और उसी का भरोसा करते हुए उसी पर मेरे वादे पे कि जो कहता है वो करता है, इसको मानते हुए जनता ने लगातार मौका दिया है। बिल्कुल, जनता ने आपको मौका दिया और मौका आप लगातार उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। एक चीज़ जनता तमाम बार जानी है, एक बार लाइव न्यूज एक्स के दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब वो बदलाव राज्यसभा इलेक्शन के मतदान के दौरान हुआ तो अचानक क्या हुआ कि ये क्योंकि उसके कुछ दिन पहले, जितना मैं नज़दीक से जान रहा हूँ, कुछ दिन पहले तक हम लोग पार्टी कार्यालय में भी मिले थे। देखिए, आप कुछ दिन पहले आप मिले होंगे तो एक प्रकरण और हुआ था जी। प्रकरण ये हुआ था कि हमारी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव द्वारा और एक एमएलसी द्वारा भगवान राम पर टिप्पणी की गई। रामचरितमानस पे टिप्पणी की गई, तुलसीदास जी पर टिप्पणी की गई, देवी देवताओं पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। सनातन और हिंदू धर्म को जितना अपशब्द हो सकता था उतना अपशब्दों का प्रयोग किया गया। गठबंधन के साथियों द्वारा उसको एड्स, कैंसर, मलेरिया बताया गया और हमारे दल के नेताओं द्वारा एक भी बार हिंदुओं की भावना पे, सनातनियों की भावना का सम्मान करते हुए एक भी बार कोई बयान नहीं दिया गया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, या उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लिया जाता कि भाई आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं, आप राजनीति करने के लिए आए हैं, आप धार्मिक व्यवस्थाओं पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। किसी पार्टी के नेता ने कोई जहमत नहीं उठाई। हम लोगों ने इस पर विरोध किया, खुलकर बोला, मीडिया में बोला और उसी समय से ये बात बढ़ती चली गई और उधर से भी बयानों के बौछार हुए और इधर से भी पहले राष्ट्र और पहले राम ये कह के उसका जवाब दिया गया, प्रतिशोध किया गया। और आज भी मैं ये कहता हूँ, और वही परिवर्तन कह लीजिए या अलगाव या भटकाव कह लीजिए आप, वही कारण है कि आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए पहले राम है, मेरे लिए पहले राष्ट्र है। राजनीति बहुत छोटी चीज़ है, ये विधायकी बहुत छोटी चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि अब की आएंगे पता चल जाएगा, अब की हार जाएंगे। अरे इसका इंतजार ही ना करो, जिस दिन राम और राष्ट्र की बात आएगी उस दिन विधायकी को लात मार दूंगा और राम और राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाऊंगा। पिछले दिनों पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ गए थे, तमाम उनके बयान चर्चा में आए, आपको लेकर के भी तमाम जो है टिप्पणियाँ उन्होंने की, उन टिप्पणियों को सुना होगा आपने। देखिए, वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, 20 साल 22 साल उनके साथ काम किया गया है। मेरे माँ बाप ने ऐसा कोई संस्कार मुझे नहीं दिया गया है कि जिसको बड़ा मान के, जिसके प्रति सम्मान भाव से जिसका सम्मान किया गया हो, उसके लिए कोई कटु शब्द का प्रयोग किया जाए, उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या किसी भी टिप्पणी पर कोई जवाब दिया जाए। मैं केवल इतना कहूँगा कि जो जिसके पास है वो उसको देगा। मैं जब तक समाजवादी पार्टी के साथ था, आज मैं बागी कह रहे हैं तो बागी हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तब तक समाजवादी पार्टी के लिए चाहे भारत सरकार से लड़ना हो, चाहे भारत सरकार के मंत्री से, और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से मुद्दों पे लड़ना हो, समाजवादी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के लिए लड़ता रहा हूँ। अगर वो उसको नहीं बचा के रख पाए हैं, वो उसको साथ लेकर नहीं चल पाए हैं, तो उनको इस पर विचार करना चाहिए कि क्यों उनके विधायक उनसे अलग जा रहे हैं। आप लोग तकरीबन कई लोगों ने जो है साथ छोड़ा था। जिन मुद्दों को आप बता रहे हैं, उन आपके छोड़ने के बाद क्या लगता है उन मुद्दों पे वहां पर कुछ बदलाव दिखा, कुछ सुधार दिखा, या चीजें और बिगड़? मुझे लगता है कि जो सवर्णों को या एक वर्ग के अलावा सबको गाली दी जाती थी, उसके बाद सभी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया, बल्कि अपने वर्ग के लोगों को किनारे किया गया, केवल परिवार तक ही अपने वर्ग को रखा गया। और एक बार आपको याद होगा संजय जी कि महाराणा प्रताप की जयंती हम लोगों ने बड़े दिव्यता और भव्यता के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मनाया था और हम ही लोग उसके आयोजक थे। तो अभी इस बार भी मैंने एक महाराणा प्रताप चौराहे का नवीनीकरण कराया, गेट लगवाया मानवेंद्र भाई के सहयोग से। तो यहाँ एक कार्यक्रम हुआ और पूर्व संध्या पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ। तो कई सालों बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी महाराणा प्रताप की जयंती इस बार मनाई गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीडीए से काम नहीं चल रहा है, ज़रूरत पड़ रही है सबकी। तो यही वजह है कि चाहे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति की बात हो, महाराणा प्रताप की मूर्ति की बात हो,
सब रिवर फ्रंट में लगाए जाने की, उनकी मूर्तियां लगाए जाने का वादा किया जा रहा है? देखिए, अब ये कब क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि सभी महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए और सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगनी चाहिए। वो जिस भी जाति धर्म का हो, वो उसके सम्मान में, उसके कर्म अनुसार, उसके त्याग अनुसार, उसके तप अनुसार उसका सम्मान इस देश में होना चाहिए। और एक चीज़ और होना चाहिए कि जब उसके कर्म और उसके तप, उसके त्याग के अनुसार उसको सम्मान हम ना दे सकें तो उसके लिए एक भी शब्द अपमानित प्रयोग ना करें, नहीं तो पूरा देश के नौजवान, पूरे देश के बुद्धिजीवियों का मन आहत होता है। तो इसको भी सभी दल के लोग ध्यान रखें, और खासकर जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में तो महापुरुषों की मूर्तियों को लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में महापुरुषों को गद्दार कहा जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा, जिस मुद्दे को आप छेड़ना चाह रहे हैं। इस मुद्दे को क्या लगता है कि आपको राजनीतिक रूप से इसे छेड़ करके बड़ा किया जा रहा था, या फिर मुद्दों पर लड़ाई वास्तविक रूप से जमीन पर थी? आगरा में उसका असर देखने को मिला। जो मैं एक चीज ये कहूंगा कि ये मुद्दा बिल्कुल न बढ़ता अगर माननीय सांसद जी द्वारा केवल खेद व्यक्त करते हुए ये कह दिया जाता कि स्लिप ऑफ टंग, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, तो वह मुद्दा ना बढ़ता। लेकिन उसके बाद जो हुआ, चाहे करणी सेना वालों ने किया हो या जो भी किया हो, मैं करणी सेना को भी नहीं कहता हूं कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार आपको विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, तो आप इस तरह से उग्र प्रदर्शन करने का आपको अधिकार कहीं से नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद जो हमारे दल के नेताओं द्वारा बयान दिया गया कि सरकार बनने दो तो इन गुंडों को ठीक किया जाएगा, तो क्या गुंडों को गुंडे ही से ठीक किया जाएगा? लोकतंत्र की व्यवस्थाओं और संविधान की मर्यादाओं से ऊपर उठ के ठीक किया जाएगा? तो आप भी अपनी भाषा का ध्यान रखें, आप बड़े नेता हैं, तो गुंडों से या गुंडई करने वाले लोगों से उसी तरह की भाषा में बात करेंगे तो फिर उनमें आप में अंतर क्या है? तो इस पर भी विचार होना चाहिए। बाकी इस पर मैं कोई टिप्पणी, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि जिसके विषय में ये, जिस महापुरुष के विषय में ये टिप्पणी की गई, उससे देश के करोड़ों करोड़ देशभक्तों का, करोड़ों करोड़ उस परिवार को सम्मान देने वाले लोगों का मन आहत हुआ है। और मैं तो व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो मन को बहुत पीड़ा हुई है कि जिसको हम अपने आराध्य के बराबर दर्जा देते हों, उसके लिए गद्दार शब्द की टिप्पणी की जाए, गद्दार शब्द का प्रयोग किया जाए, तो वो मन को पीड़ा देता है। और उसकी निंदा केवल करने से काम नहीं चलेगा, निंदा करके उस पीड़ा को कम करना होगा। मैं जानता हूँ, मैं कई बार यात्राएं किया हूँ, चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, जोधपुर की, मतलब पूरे राजस्थान की, कुंभलगढ़ की। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ संजय जी कि हम कैसे गद्दार हो सकते हैं। उदय सिंह को बचाने के लिए हमारी एक दलित समाज की माता ने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, और हम उससे अपने को अलग कर सकते हैं, हम उसको सम्मान नहीं देंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? हम कोल भील को लेकर युद्ध के मैदान में लड़े हैं, कोल भील हमारे साथ खड़े होके बाबर जैसी सेना से, अकबर जैसी सेना से लड़ने के लिए हमको ताकत दी है, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसको से अपने आप को अलग कैसे रख सकते हैं? हम उस परंपरा के मानने वाले लोग हैं जो बनवासी गिरवासी को लेके युद्ध किया है। भगवान राम ने बनवासी गिरवासी लोगों को के साथ अपनी यात्रा को शुरू किया, और जब अयोध्या से निकले तो राजकुमार के तौर पर निकले, और जब लौटे तो भगवान बन के लौटे। उसमें अगर उनको भगवान बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो इन्हीं लोगों का है, जो दलित समाज के थे, जो पिछड़े समाज के थे, जो बनवासी थे, जो गिरवासी थे, जो जंगलों में भटक रहे थे, वही लोग उनके साथ, बानर रीछ भालू उनके साथ खड़े हुए। तो हम तो उनको भी उनका भी आलिंगन करके और अपने यात्रा को पूरा कर लेते हैं, जो मानव से हट के जो लोग हैं।
तो हम लोगों को कहा जाता है कि ये दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ये केवल वो लोग कर रहे हैं केवल जो राजनीतिक रोटी फेंकने के लिए केवल अपनी जाति का प्रयोग करते हुए अपनी जाति को केवल बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं। केवल ये लोग वो करते हैं। राजनीति की बात करते हैं, इन दिनों बीएसपी प्रमुख और चंद्रशेखर रावण के बीच में बड़ी काफी तल्ख टिप्पणियां एक दूसरे को देखने को मिली। तो क्या लगता है कि दलित वोटरों को साधने का प्रयास या पर एक दूसरे की लड़ाई ही ये जमीन पर आ रही है? अब इसका बेहतर जवाब उनकी पार्टी के प्रवक्ता या उनकी पार्टी के नेता दे सकते हैं, लेकिन जब किसी का कोई बैंक अकाउंट जैसा किसी का अधिकार था और अगर उसमें से कुछ सेंध मारा जा रहा तो निश्चित तौर पर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो कदम बहन जी का है उस तक पहुंच पाना अभी लोगों के लिए संभव नहीं है। मेरा ये सवाल करने का पीछे मकसद केवल ये था कि जो राजनीतिक भाषा है वो राजनीतिक भाषा का स्तर काफी नीचे गिरा है इन बीच में। इस बात से मन आहत होता है, इस बात से मन आहत होता है। और राजनीति में हमेशा व्यवहार संस्कारी होना चाहिए, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। और सदन में आप देखते होंगे, सदन में आप बहुत कवर किए हैं कि सदन में जब हम लोग बहुत तल्ख टिप्पणी करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन जब सेंट्रल हॉल में आते हैं तो हाथ मिला के एक के साथ चाय पीते हैं, एक साथ ही नाश्ता करते हैं। यही बात व्यवहार बाहर भी होनी चाहिए। और मैं तो उस परंपरा का हूँ कि मैं 3 चुनाव विधानसभा का लड़ा हूँ, कुछ जिला पंचायत सदस्य का और इस तरह का, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी का। मेरे सामने जो प्रत्याशी लड़ा है, सामने पड़ा है तो उतर के अगर बढ़ा है तो उसका पैर छू के ही आगे बढ़ा हूँ और उसका आशीर्वाद लेके ही बढ़ा हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह के व्यवहार, इस तरह का कर्म, इस तरह की भाषा, इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं, इस तरह की टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए राजनीति में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से एक आरोप और लगता है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है, आरोप क्या लग रहा है, उन पर उनकी मजबूरियां बताई जा रही है विपक्ष द्वारा कि उन लोगों को इस क्षेत्र में अधिकारी सुन नहीं रहे हैं इस सरकार में। ये बड़े आरोप खास करके विपक्ष की ओर से आते हैं। आप कितना इसको झेलते हैं? देखो, मैं 7 साल 8 साल से विपक्ष में ही हूँ और लोग मानते रहे कि मैं सत्ता पक्ष में ही हूँ, लेकिन मैं विपक्ष में ही रहते हुए कोई भी जायज़ काम नहीं रुका है और कुछ लोगों को सीखना चाहिए। आप प्रमोद तिवारी जी का नाम सुने होंगे और उनकी बेटी आराधना मिश्रा, मोना मिश्रा जी विधायक हैं। हमको आप उनके क्षेत्र को देख लीजिए, चाहे जिसकी सरकार, और 89 से उनकी पार्टी की सरकार नहीं है और लगातार वो विधायक हैं। कोई भी बजट रिलीज होता हो, कोई भी पुल का निर्माण होता हो, कोई सड़क का निर्माण होता हो, विद्यालय का निर्माण होता हो, अस्पताल का निर्माण होता हो, तो सबसे ज़्यादा मतलब किसी भी सत्ता के मंत्री से कम काम उनके क्षेत्र में नहीं जाता। आखिर कैसे जाता है? तो उनका व्यवहार अच्छा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि विधानसभा में मेरी लगभग 150 किलोमीटर चौड़ीकरण सड़कों का हो रहा है। 3 हमारे सत्ता के विधायक जिले में और थे, वो जितना तीनों विधानसभा में मिला के गया है उसका 3 गुना मेरी विधानसभा में अकेले काम गया है। तो क्या ये संबंध से व्यवहार के आधार पे ही गया। राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी को मैं मंत्री थे, ग्राम विकास मंत्री, तो पीएमजेएसवाई के सड़कों को मैं ले गया अपने क्षेत्र में। पीडब्ल्यूडी की भी सड़कों को, बड़े बड़े योजनाओं को मैं अपने क्षेत्र में ले गया हूँ, काम कर रहा हूँ। सारे काम होते हैं, काम लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। अब पुरानी चीज़ों से तो ऊपर उठना पड़ेगा भाई, कि गुंडई से कुछ काम होते हैं, कुछ व्यवहार से काम होते हैं, कुछ कलम की ताकत और पैड के अधिकार से होते हैं। तो कलम की ताकत और पैड के अधिकार, कलम और पैड का जो अधिकार है उसके अधिकार से काम लीजिए और व्यवहार ठीक रखिए। मैं कहता हूँ कोई काम नहीं रुकेगा आपका। इन दिनों एक कानपुर की लड़ाई जो है बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। डीएम और सीएमओ के बीच की लड़ाई, उसको लेकर के सरकार के 2 खेमे आपस में टकरा रहे हैं और विपक्ष हमला हुआ। ये हमेशा रहा है। देखो, ब्यूरोक्रेट और नेता ब्यूरोक्रेट का मतभेद अलग अलग हमेशा रहा है। आप गोंडा को याद करिए, पंडित सिंह जी को बर्खास्त होना पड़ा था एक सीएमओ के लिए, वो भी एक विवाद था। तो ये हमेशा रहा। इस तरह कई उदाहरण मैं पीछे भी दे सकता हूँ कि ये अधिकारी नेता, कुछ अधिकारी कभी कभी अपने कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन कर जाते हैं
हो सकता है, देखो हर चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, और कभी कभी हम भी अपने जो हमारे अधिकार हैं या जो हमारे काम करने के तरीके हैं उससे ऊपर अपने आपा को खो देते हैं, तो वो बातें बिगड़ जाती हैं। भाई आप भी पत्रकार हैं, कोई अधिकारी होगा, कोई नेता होगा, कभी कभी पारिवारिक तनाव होता है, कभी सामाजिक तनाव होता है। हो सकता है हमेशा जिस भाव से आप हमसे रोज़ मिलते हैं, हो सकता है कभी पत्नी से झगड़ा करके आए हो, बच्चे की डिमांड ना पूरा के हो, बच्चे का कुछ कटु बोल दिया हो, उस दिन हम आपसे संजय भाई कैसे हो, आप हमसे जिस तरह से जिस जोशो खरोश से मिलते हैं, जिस ऊर्जा के साथ मिलते हैं, उस दिन उस ऊर्जा के साथ नहीं मिल पाएंगे। उसके आगे हम कुछ बोलेंगे तो कह देंगे अरे यार विधायक जी बाद में बात करता हूँ, हो सकता है वो बात मुझे खराब लग जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमेशा फिर होती चली आई हैं, होती रहेंगी। ये एक आध जिले में इस तरह की होता रहता है। हालांकि आस्था का विषय है कुंभ, लेकिन कुंभ की भगदड़ को लेकर के सियासत तेज है। जिस तरीके से वार प्रतिवार चल रहा है उसमें पर्सनल राकेश प्रताप सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? 9 दिन मैं कुंभ में था, 3 दिन 3 बार, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव इकट्ठा होकर जो किसी त्यौहार को या किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने का दुनिया का सबसे बड़ा ये पर्व था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को, माननीय PWD मंत्री जी को, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को, या जो भी उसमें व्यवस्था में लगे रहे, स्वास्थ्य का व्यवस्था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैं VIP घाट पे स्नान करने गया था और मैं गाड़ी से निकल रहा था, एक बच्चा आके चोट खा गया। 5 मिनट के अंदर वो अस्पताल पहुंच गया और मैं उधर देखता रहा क्या हो रहा है, जब तक भीड़ से बातचीत कर रहा था। और बाद में FHO ने बताया कि सर वो तो अस्पताल पहुंच गया है। मैं अस्पताल गया, बच्चा स्वस्थ रहा, 5 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंच गया था बच्चा। ये व्यवस्था थी, ये मैनेजमेंट था। ये घटना हुई, और जहाँ 65-70 करोड़ लोग आए हों, जहाँ एक समय में 8 से 9 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए हों, वहाँ अगर कोई घटना हो जाए तो उस पर केवल चिंता की जा सकती है, उस पर कोई निंदा नहीं की जा सकती। और अगर निंदा की जा रही है तो पूर्व में भी हम और घटनाओं का हर कुंभ में हुआ है। 2012 के 13 के कुंभ में भी स्टेशन पे एक बड़ी घटना हुई थी, तो उसको हम क्या सरकार का फ्लेवर मान लें, या उसके पहले भी हुई है और बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। 1 लाख तक की संख्या है कुंभ में दिवंगत होने की, अगर आप पूरा पीछे जाएंगे तो। बहुत सफल आयोजन, और आज भी उस कुंभ का असर है, उस कुंभ के मैनेजमेंट का असर है कि आज भी 50-60 हज़ार लोग, 1 लाख लोग रोज कुंभ में, मतलब कुंभ न कह के संगम में स्नान कर रहे हैं। उसी कुंभ का असर है कि जो बनारस और अयोध्या में आज भी दर्शनार्थियों की भीड़ लगी है, वो उस कुंभ का असर है। तो आज भी लोग जो उस समय नहीं नहा पाए हैं या जो नहीं पहुंच पाए हैं, आज वो आ रहे हैं और बनारस, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आदमी आ रहा है तो उत्तर प्रदेश का डीजल भरा रहा है, उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स दे रहा है, उत्तर प्रदेश में चाय पी रहा है, पैसा दे रहा है, खाना खा रहा है, पैसा दे रहा है, होटल ले रहा है, पैसा दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। तो उसका हमको सबको बढ़ावा सम्मान करना चाहिए। दरअसल विवाद की स्थितियां केवल आंकड़ों को लेकर के हैं। कहीं 32 और कहीं 82 के बीच जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनको लेकर के विपक्ष हमलावर हो रहा है, उसे किस तरीके से? भाई विपक्ष को ये चाहिए जी कि सरकार ने 30 का फायदा आंकड़ा दिया है, 32 का, तो उस 32 की सूची लें, और जिन मृतकों का सरकार ने आंकड़ा नहीं दिया है उसको गांव नाम सहित और वहाँ के फुटेज कवर, वहाँ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वहाँ से जो गाड़ी उसको अस्पताल ले गई हो, मर्चरी हाउस ले गई हो, सारे के साथ सरकार को लिफ्ट क्यों नहीं देती कि इतने लोग और मरे थे, इनको काहे, इनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, इनको अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि वही है कि संविधान हिलाओ। तो इसी तरह से मृतकों का आंकड़ा, मृतकों की सूची कोई विपक्ष ने प्रकाशित की कि इतने लोग, ये 32 सरकार के नाम है और ये मेरे 50 और नाम है, इनको शामिल किया जाए, ऐसा कोई किया क्या विपक्ष ने? और जो लोग इसको सुनते हैं, मानते हैं, या जो उनके प्रेस वार्ता में रहते हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा, पत्रकारों से, कि केवल जाएं तो नेता की बात सुन ना लें,
नेता अगर गलत बात रहा है तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन करें। तो जब कोई भी नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे वो सपा का हो, अगर वो 82 की लिस्ट 82 मृतकों का आंकड़ा दे रहा है तो खट से 50 का नाम मांग लेना चाहिए कि 50 का नाम दो भाई, कौन और 50 मरे हैं, हम लोग उसको चलाएं, हम सरकार को मजबूर करें, उसके घर तक सरकार को पहुंचाएं। तो केवल झूठ बोलना, फरेब करना और केवल गलत सही को गलत कह के राजनीति में सरवाइव नहीं किया जा सकता। एक आरोप और कुंभ की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुंभ पर भ्रष्टाचार के भी आरोप है और तमाम अधिकारी इस बात को मान भी रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि हम बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और सभी स्मारकों में 50,000 करोड़ का घोटाला हमारे बड़े नेताओं द्वारा बताया जाता था। कोई 30,000, कोई 35,000, कोई 20,000 करोड़ का घोटाला बताया जाता था। 5 साल सरकार की गवर्नमेंट रही ना, और सपा की गवर्नमेंट रही ना, सरकार सपा की रही। कितने हजार करोड़ का घोटाला सिद्ध किया अपनी जांच में, एक बता दीजिए मुझे, कोई एक भी हुआ हो तो। 5 साल सपा की सरकार थी, जो विपक्ष में था सब लोगों ने कहा कि यहाँ इतना घोटाला हो गया, वहाँ इतना घोटाला हो गया। एक भी घोटाला कितने 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का कोई निकल के सामने आया? तो विपक्ष का काम है केवल जो हो रहा है उसका विरोध करना। तो विपक्ष अच्छा करेगा क्या? विपक्ष ये थोड़ा कहेगा कि रामराज लगा है, तो रामराज लगा तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम बैठो घर में। तो विपक्ष तो कहेगा कि सब कुछ बुरा है, तो वही कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष को करना भी चाहिए। विपक्ष अगर दूध पी रहा है एक जनता, तो उसको कहना चाहिए कि तुम वाले गंदे नाली का पानी पी रहे हो, तो नहीं तो दूध ही पी रहा है तो तुम उससे ऊपर क्या पिलाओगे भाई, दूध से ऊपर क्या पिलाओगे? तो अगर दूध पी रहा है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम गंदे नाली का पानी पी रहे हो, पानी पीने योग्य नहीं, फिर भी पिए जा रहे हो, सरकार तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। और अगर जो इसी को सिद्ध कर ले गया वो सरकार को पीछे कर देगा, और जो सिद्ध नहीं कर पाया केवल झूठ बोलता रहा, उसकी पोल खुलेगी और फिर विपक्ष में बैठा रह जाएगा। इस सरकार में धार्मिक स्थलों के लिए खूब बजट दिया गया, अयोध्या भव्य हुई, बनारस को बेहतर किया गया, लेकिन बनारस के बाद अब मथुरा में जो भव्यता करनी चाह रही है सरकार, लेकिन वहां पर विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए, अदालत का मामला है और अदालतों का निर्णय आएगा तो भव्यता होगी। अयोध्या में था, अयोध्या में अदालत का निर्णय आया, अयोध्या की भव्यता आप देख रहे हैं। विंध्याचल में कोई विवाद नहीं था, और विंध्याचल की भव्यता आप जाके देखिए, कॉरिडोर जिन गलियों से इधर पता नहीं आप विंध्याचल गए कि नहीं गए, लेकिन मैं कहूँगा जरूर जाइए और विंध्याचल की भव्यता देखिए। बनारस की भव्यता आप देख ही रहे हैं। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मथुरा की भव्यता अयोध्या और बनारस से बड़ी हो, इसलिए कि ये और बाद के काल के हैं हमारे भगवान, जो रिसेंटली काल बीता है उस काल के भगवान हैं, तो इसकी भव्यता और हो। और मैं उन लोगों से ज़रूर अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इसमें मुसलमान आगे बढ़ के और कहता है कि मैं अपने सभी मुकदमों को वापस लेता हूं, ये मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है और इस पे आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़कर और यहाँ मस्जिद बना के हिंदू हमारे सनातनी भाइयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, मैं इसको वापस करता हूँ। तब देखिए, तब सेकुलरिज्म आएगा, तब सेकुलरिज्म आएगा। हमारी चीज़ को आप अपना कहते रहोगे और चाहोगे कि हम आपको भाई माने, तो कैसे संभव है? आप बताइए कि भगवान कृष्ण पहले आए कि पहले बाबर यहाँ अकबर पहले आए? तो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, भगवान कृष्ण पहले भारत में आए तब कोई आए। और ये जो बाहर के मुगल आए, ये केवल यहाँ लूटने खाने और हमको कमज़ोर करने आए थे। ये व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करने यहाँ आए थे, भारत को बनाने नहीं आए थे। और ऐसी चीज़ें यहाँ छोड़ के चले गए कि ये भारतवंशी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये भारतवंशी जो अपने को भारत का वंश मानता हो, मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारत को बांटना और तोड़ना और कमज़ोर करना चाहते हैं, जो भारत को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक सत्ता को हथिया के अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भारतवंशी है, भारत को आगे देखना चाहता है, भारत को बढ़ाना चाहता है, भारत का माथा ऊँचा और सर सीना चौड़ा देखना चाहता है, वो जरूर ये चाहेगा कि हम सब एक साथ रहते हुए, हम एक साथ अपने का उठें बैठें, एक साथ खाएं सोएं, एक साथ रहें। अब आपके जिले और आपकी विधानसभा गौरीगंज चलते हैं थोड़ी देर के लिए।
दो सवाल अंतिम मेरे। लास्ट लोकसभा चुनाव में बीजेपी वहाँ पे हारी, उसके पीछे जो हारी हुई पूर्व मंत्री थी, तमाम उन्होंने अपने भाषणों में या बयानों में कहा कि वहाँ के लोकल के तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनका विरोध अंदर खाने कराया। इसे कितना देखते हैं आप एक जनप्रतिनिधि के नाते? उनके दल का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के लोग समीक्षा किए होंगे, समीक्षा करेंगे और वही इस पे अपना जवाब दे पाएंगे। और राजनीति में हारना जीतना लगा रहता है, व्यक्ति को राजनीति केवल नहीं हारनी चाहिए। कोई अमर होकर राजनीति में नहीं आया है। हर इंदिरा गांधी हारे, संजय गांधी हारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे, डिम्पल जी दो बार चुनाव हारी, बहुत बड़े बड़े नेता हारे हैं। राम नाईक जी को गोविंदा जी हरा दिए, बहुगुणा जी को अमिताभ बच्चन जी जाके हरा दिए। तो हारना जीतना राजनीति नहीं हारना चाहिए आदमी को। और राजनीति हारने का काम यह है कि जैसे आज मैं विधायक हूँ और कल विधायक ना रहूँ और अपने क्षेत्र में कहीं किसी के दरवाजे पे निमंत्रण में बाजार में जाऊँ और 10 लोग सम्मान से मिलें, आइए आइए विधायक जी, आइए भाई सब बैठे, वो है राजनीति जीतना। और चुनाव हारने के बाद लोग गाली दें या पद पे रहते आपको लोग गाली दें, आपको सम्मान भाव से न देखें, तो आप पद पे रहते हुए भी हार चुके हैं। विधायक रहते हुए गौरीगंज के लिए ऐसा क्या अभी कुछ सोच के रखा है कि कुछ ऐसा लेके जाना है कि वहाँ की जनता को बड़ा और लाभ मिल सके? स्वास्थ्य महकमे की बात करें, सड़कों की बात करें, जल की बात करें, ये तमाम ऐसी गौरीगंज में मैं प्रयासरत हूँ कि एक बड़ा स्टेडियम बनवाया जाए जिससे बच्चों को सुबह दौड़ने खेलने के लिए मौका मिले। दिक्कत क्या है कि वहाँ एक जिले स्तर का स्टेडियम पहले से अमेठी में बन गया है, बड़ा स्टेडियम, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रयासरत हूँ। जिलाधिकारियों पर भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, खेल मंत्री जी से, यादव जी से, हमारे गिरीश यादव जी से प्रयास है कि एक स्टेडियम वहाँ बने। और मेडिकल कॉलेज हमारा तिलोई में बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि एक जिला मुख्यालय पे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। मुसाफिर खाना हमारी एक तहसील पड़ती है, वहाँ भी मैं प्रयासरत हूँ कि वहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई 100 बेड का, 200 बेड का एक कोई अस्पताल का निर्माण हो सके। और ये सब मैं कर रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। सबसे ज़्यादा बजट चाहे वो लोक निर्माण विभाग का हो, चाहे ऊर्जा का हो, चाहे पक्ष में रहा हूँ चाहे विपक्ष में रहा हूँ, वो गौरीगंज विधानसभा में ही गया है, आगे भी जाता रहेगा। गौरीगंज में अराजकता को नहीं बढ़ने दिया। गौरीगंज में प्रयास रहा है कि बहुत ज़्यादा कटुता लोगों में ना आए, जो सब लोग प्रेम से शांति से रहें, नौजवान आगे बढ़ें। और अगर कोई नौजवान किसी भी क्षेत्र में निकलता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा हो, तो उसका प्रयास हो कि मदद किया जाए। और यही मेरा सबसे पहला प्रयास तो है कि अगर क्षेत्र से कोई भी नौजवान या कोई बच्चा गरीब परिवार का आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, और किसी भी अभाव के कारण उसमें बाधा आ रही है, तो उसके अभाव को खत्म किया जाए और उसको आगे बढ़ा दिया जाए। एक मेरा चलते चलते अंतिम सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव की लगभग तैयारियां अंदर खाने सबने शुरू कर दी हैं। लोकसभा में विपक्ष मान रहा है कि उनका इंडिया गठबंधन जीत हासिल किया है। यूपी की बात करें, आपको क्या लगता है कि 27 इंडिया गठबंधन बनाम विकासवाद की लड़ाई होगी? विकासवाद जीतेगा या जातिवाद जीतेगा? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता में इनकी स्वीकार्यता बहुत बढ़ गई है। और मैं ये कहूँ कि इंडिया गठबंधन जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे भी इसी पे पहले देखा जाए कि कब तक रहेगा। इसलिए कि मैं भी कुछ बयान देख रहा था, वो एक सांसद जी हैं सहारनपुर के, और एक सांसद हैं मऊ के, घोफी के, तो विवाद चल रहा है। वो फिर ऐसा गठबंधन किस काम का? आप मेरे साथ सोफे पर बैठे हो, आप मुझे गरियाओ और मैं आपको गरियाऊँ और चाय भी साथ में पीऊँ, तो ऐसा संबंध है, इसका रिश्ता किस काम का? तो अभी देखिए क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। ये तो राजनीति ओखली है, ओखली में फल डाला है, तो मूफलों की चिंता क्या करनी, जो समय होगा, जो सामने होगा, सब देखा जाएगा, सबसे निपटा जाएगा। सरकार के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की तूती बोल रही है उत्तर प्रदेश में। और बाकी जो मैनेजमेंट व्यवस्था थी,
कहीं ना कहीं चुपचाप कोई कर लेता हो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी आदमी की हैसियत नहीं है कि कोई 10 लाख का भी कुछ इधर उधर टेंडर पेंडर जो भी है डालना चाहता हो और कोई गुंडई से उसको रोक दे उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ी बात होती है एक प्रदेश के लिए। और आज बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ जेल बन रही है, मेरे यहाँ पुलिस लाइन बन रही है, मेरे यहाँ पुलिस ऑफिस बन रहा है, मेरे यहाँ कलेक्ट्रेट बन रहा है, मेरे यहाँ दीवानी बन रही है और सब बाहर के ठेकेदार काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ और कई उद्योग विभाग का भवन बन रहा है, जीएसटी का भवन बन रहा है, सब बाहर के जिले, अमेठी जिले के बाहर के सब लोग काम कर रहे हैं। ये संभवतः दूसरी सरकारों में संभव नहीं था। तो अब गौरीगंज संजय चौहान को जो है बड़े भाई लाइव न्यूज एक्स को कवर करने के लिए कौन से मंच पे बुलाएंगे? 27 पे बस चलते चलते ये बता दें, चला जाए। मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया एक तो, और दूसरा ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि भविष्य की कोई बात हम नहीं कर सकते अभी। बस इतना आपको कह सकता हूँ कि शरीर में जब तक एक एक बूंद खून का दौड़ा रहेगा और जीवन में जब तक अंतिम सांस नहीं निकल जाएगी तब तक ये शरीर का एक एक बूंद खून और एक एक सांस प्रभु राम की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना गौरीगंज अमेठी के चर्चित विधायक राकेश प्रताप सिंह जी, बेबाक ढंग से उन्होंने अपनी पूरी बातें को रखा और बताया कि किस वजह से क्या क्या घटनाक्रम जो हुए हैं और उस घटनाक्रम के बाद भी वो अपने आप को वहीं पर स्टैंड भी कर रहे हैं। तो अब लाइव न्यूज एक्स में आज तक और अभी तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर एक नए अतिथि के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।